का माहौल है, सौगात पे सौगात और गारंटियों की बौछार है। क्या इस माहौल के बीच हमारे नेताओं ने ये मान लिया है कि सुनहरे सपने और वादे करके मुकरना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। इसी बीच मोदी की गारंटी की आगाज़ है और विश्वास की कसौटी पर कितना कारगर और कामयाब है, जानने के लिए आइए चलते हैं लोगों से स्वयं उनकी राय पूछते हैं। शुभ नाम? मिस्टर हरीश। मिस्टर हरीश। मिस्टर हरीश। मिस्टर हरीश, हरीश जी, आप देख रहे हैं अब तो इलेक्शन का दौर आ ही चुका है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, सामने खड़ा है। बिल्कुल। आजकल बहुत चर्चित एक चीज़ हो रही है, बताइए। जो आपने भी देखा होगा, मोदी की गारंटी। बिल्कुल बारे में बड़ा शोरगुल है। आप मोदी की गारंटी को अगर कैसे देखते हैं? सर, जहाँ तक मोदी जी की गारंटी की बात है तो कुछ बातें तो ये है कि गारंटी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पब्लिक को अच्छा नहीं लगता। जैसे आप राशन के बारे में देखें, वितरण जो होता है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में राशन है, जो लोगों का पेट भर सकता है, उसको भी आप फ्री में ही राशन दे रहे हैं, ये कहाँ तक का उचित है? देखो, हाईलाइट कुछ और किया जा रहा है, ज़मीन पे कुछ और है। आज की डेट में हमारे साथ के जुड़े हुए बंदे खेती करते हैं, जो कि देखा जाए तो उनकी लागत भी नहीं निकलती। यूरिया, खाद, इन सब चीज़ों को अगर जोड़ते हैं तो आप बनारस में ही जाके देखोगे, जो शहरी क्षेत्र है उसका अलग ही रुतबा दिखता है और ग्रामीण स्तर पे उसका अलग ही रुतबा होता है। 30% लोग ऐसे हैं जिनको इन राशन की आवश्यकता ही नहीं है, और ये राशन गरीबों को दूसरे सेक्टर से दिया जाता, जो कि वो गरीबी की रेखा से बाहर निकलते। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्कीम लाई गई, फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है, वो एक वोट बैंक के तहत एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल सर, ये गरीब के नाम से खेला जा रहा है एक तरह से, और गरीबों का सही मायने में अगर उद्धार करना है तो उनको उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनकी जो आरक्षण है उन नीतियों के तहत उनको अगर एक रोज़गार दे दे तो उनका पूरा परिवार मतलब अभी इलेक्शन है सामने, 62,000 पुलिस की भर्ती निकल रही है जी। चलिए, मैं उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो बंद योग्य हैं उनको तो होना चाहिए। बाकी सर, राजा सिंह है जी। राजेश, आप कहाँ से हैं? मैं तिलक नगर से हूँ जी। तिलक नगर, दिल्ली। हाँ जी। राजा जी, माने ये हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत चर्चित जो है मोदी की गारंटी जो है, हाँ। सामने लोग, मीडिया भी बोलती है मोदी की गारंटी का बहुत बड़ा असर है। हाँ। क्या धरातल पे उसका कोई असर है या नहीं? क्या आप मोदी की गारंटी को कैसे देखते हैं? क्यों भी जो भी उन्होंने गारंटियाँ की, क्या वो पूरी हुई कि नहीं, कि वो सब दिखावा था? देखिए जी, मोदी की जो गारंटी की बात होती है ना, मोदी इसलिए वो अपनी गारंटी को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी होने के नाते वो अपनी गारंटी को मतलब मनवाते हैं। बाकी धरातल पे, ज़मीन पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गरीबी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, और वो मतलब विशेष तरीके की बातें करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि देश के अंदर कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया है, कुछ मोदी के राज में कुछ गरीबी कम हुई है या महंगाई कम हुई है या लोगों को रोज़गार मिला है, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। जो आपने शुरू में सवाल किया कि मोदी ही गारंटी है, तो मोदी क्या मतलब, मोदी मतलब बस उसके पास मेजॉरिटी है, इसलिए वो अपनी गारंटी मनवा लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। खुद वो कहते हैं कि मतलब देश में बेरोज़गारी नहीं है, तो फिर आप 80 करोड़ लोगों को क्यों अनाज फ्री में दे रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं, मयूर विहार में रहता हूँ। अच्छा, पर वैसे मैं अमेरिका में 40 साल रहा हूँ। अच्छा, अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ से? लॉस एंजल्स से। अच्छा, लॉस एंजल्स। सुरेंद्र जी, मैं एक मोदी जी की गारंटी के बारे में आपने सुना होगा, मोदी जी की गारंटी के बारे में। हाँ जी। आज आप कैसे देखते हैं मोदी जी की गारंटी को, कि क्या वो धरातल पे सच साबित हो रही है कि नहीं? पिछले 9 साल से अगर कोई लीडर आया है, एक ही लीडर आया है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है,
और कॉन्फिडेंस है और कमिटमेंट है, ये किसी लीडर में नज़र नहीं आई थी आज तक। क्योंकि मेरी उम्र 70 साल होने वाली है, तो जितने भी लीडर आए हैं पहले वो अपने अनुसार काम करके गए हैं। नेहरू से लेके अब आप नेहरू की तरफ देखोगे, एक एम्स बना था 47 से लेके 99 तक, जब तक वाजपेयी साहब नहीं आए, एक एम्स था। अब इन्होंने 15 और एम्स बनाए हैं इन 9 सालों में, तो गारंटी की तो कोई बात ही नहीं रह गई। जो गारंटी है ना, 2 करोड़ की जॉब तो गवर्नमेंट तो है ही नहीं, 60 लाख जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कमिटमेंट की है उसकी तो अप्रिशिएट करो ना पहले। वी शुड लर्न टू अप्रिशिएट फर्स्ट। I'm not agreed, but what about transparency on what extent? जब एग्री हो जाते हो तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब देखो जैसे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वंदे मातरम बन रही है, जो भी है वो जो वंदे भारत वगैरह, तो वो कमिटमेंट ही है ना। 2 करोड़ जॉब में ही आता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट कराते हो, अगर लाख आदमी वहाँ करता है, उसी करोड़ में आते हैं। अगर आपको मैथमेटिक ऐड करना आता है तो अगर आपको भाई 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब दे, वो पॉसिबल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, ये प्रोजेक्ट देती है। जो 1 मिनट बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिटी लाइफ नहीं रहेगी, उसमें क्वालिटी चाहिए। 2 करोड़ जॉब एक साथ दे देंगे मोदी सरकार तो क्वालिटी नहीं रहेंगी। क्योंकि यूपीएससी में भर्ती 1000 से आती है, वो 200 लोग ही लेंगे। इंजीनियर की 200 भर्ती आएगी, सिर्फ 20 लोग ही लेंगे, क्योंकि अच्छे से अच्छे 20 इंजीनियर मिले उसमें। क्योंकि 200 कम होता है, उसमें कम भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं। 50% पढ़ने वाले भी उसमें आ जाएंगे भर्ती वाले में, ठीक है। इसलिए 99% वाले चाहिए, इसलिए उसमें 20 की करते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। एक ही साथ में 200 के करेंगे तो उसमें अच्छे बुरे सब आ जाएंगे, फिर देश का तंत्र बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो इस नज़र से ऊपर से हमको सब देख रहे हैं, पर यहाँ से ऊपर का कुछ नहीं पता रहता है। नहीं, मैंने आपका ये कहने मतलब कि जो पहल सरकार कर रही है, जो काम कर रही है, आप उससे पूर्णतः सेटिस्फाइड हैं? जी, संपूर्ण सेटिस्फाई है मोदी से। यहाँ पे हम दिल्ली में सब बोलते हैं मोदी जी आपके गुजरात के, आपको कितना प्राउड होता है। प्राउड है वो जम्मू कश्मीर बोला था 377 की, बाद में उसने उस 99 में भी बोला था कि नहीं हम हटाएंगे जम्मू कश्मीर में, हटाया। अब और कितना जम्मू कश्मीर से आकर पूछिए कि मोदी जी क्या है इसके लिए। देखिए, हर की अपनी राय है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय है। आप सबकी राय अलग अलग है, जितने यहाँ लोग खड़े हैं। अब और पर जो ये बताऊं मैं आपको, जो आपने नोट किया होगा, ट्रांसपेरेंसी जो है, कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, इंडिया को आगे ले जाने की 5th पावर में ले आए हैं 9 सालों। अब तक बताइए कितने एयरपोर्ट बने थे? मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सीटें होती थी 50,000, इन्होंने 99,000 कर दी हैं विद इन 9 ईयर्स। गलती है नहीं यार, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना है अप्रिशिएट कीजिए। कमियाँ तो हर में है, कमियाँ तो इस गवर्नमेंट में हैं थोड़ी सी। इन्होंने कहा था अगर पैसे मिले हमें तो 15 लाख मिल जाएंगे, तो वो था पॉसिबल। पर जब इन्होंने देखा भाई वो नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, स्विस बैंक का एग्रीमेंट है, आप ट्रांसफ़र पैसा नहीं कर सकते बैक टू इंडिया, तो फिर वो जैसा नथिंग टू डू विद डिमेट, 15 लाख तो डिमेट है, वो स्विस बैंक की बात कर रहा था। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन मुहाने खड़ा है, और क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी इलेक्शन का मुद्दा बनेगा या नहीं, या मुद्दा है या नहीं? सर देखिए, मुद्दा तो है। देखिए, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ जुलैना पे, तो मेरे घर से मुझे 10,000 रुपये आता है, और रेंट इतना बढ़ चुका है कि मेरा सारा पैसा रेंट में और खाने में निकल जा रहा है। मैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मुझे कुछ ना, तो मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है। जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें सब गर्ल्स को ले जाते हैं, मुझे नहीं ले जाते ड्यू टू सेल्स में उनका ही काम है। और महंगाई जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिसके पास जॉब नहीं है वो घर से जो पैसे ले रहा है, तो वो उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कि अगर उसने एक एक्स्ट्रा खर्च कर दिए रेंट पे ज़्यादा, तो उसका खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टूडेंट के लिए तो ये चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है, क्योंकि स्टूडेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। सब स्टूडेंट के पास नहीं होता। नॉर्मली हम कर सकते हैं तो कुछ फ्रीलांसिंग कर लेंगे, उससे सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकल सकते हैं। और जब बेरोज़गारी महंगाई इतनी बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा उससे दिक्कत होती है कि जब महंगाई बढ़ रही है तो स्टूडेंट हमेशा घर से दूर रहकर, बाहर से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए और वो आके यहाँ रह रहे हैं, और अपना फिर उनको बहुत इशू होता है पेरेंट्स से जो आता है। और लड़कों का थोड़ा ये भी होता है कि मांगने में दिक्कत। मैंने कहने का मतलब है कि आज आप अपने को अपने पेरेंट्स पे आश्रित हैं, और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और पैसे मांगने में भी आपको शर्म आती है। जी बिल्कुल, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। बिल्कुल यही है।
यही हकीकत है एकदम, इसी में तो है। और आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम कर दी हैं, और गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही कोई भी आ ही नहीं रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है, पूरे पिछले कितने साल से नहीं आई। और अभी इलेक्शन का टाइम था, थोड़ी बहुत वैकेंसीज निकाली हैं, वो भी ना के बराबर हैं। वो भी पेपर लीक, फलाना लीक, धमाका लीक में सब लुप्त हो जाती हो गया, वो तो सिर्फ नाम के लिए हैं। इस टाइम बेरोजगारी, महंगाई पे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है। सबने सिर्फ यही ढूंढ लिया है कि रिलीजन, कास्ट, इसी पे। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या धर्म का माने राजनीति का उपयोग धर्म में होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलीजन सबका है और सबका रिलीजन अच्छा है, और रिलीजन को तो पॉलिटिक्स में लाने चाहिए। पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट जो हम लोग चुनते हैं, ये सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि हमको एक अच्छा रोज़गार मिले, देश की तरक्की हो। और रिलीजन की बात करिए, कोई देश की तरक्की तो नहीं हो सकती। वो अच्छी चीज़ है रिलीजन के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में सोचें। एजुकेशन सेक्टर को सोचें आप, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ये चीज़ लोगों की कंसर्न्स हैं, नीड्स हैं, वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। ना कि माने आस्था मुद्दा है, आस्था अच्छी लेकिन चीज़ है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सच है, भूखे भजन ना होई गोपाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आस्था को तो पूरा डिपेंड करना आस्था में क्या है। और क्या आप ये समझते हैं? नहीं, पूरा आस्था पे डिपेंड नहीं होती। आस्था अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड हो जाए। और जो ज़रूरी चीज़ें, नीड्स हैं जो आजकल यूथ की, उसको सोच ही नहीं। धंधा सबसे बड़ा धंधा माना जाता है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स होती है सिर्फ धर्म के बेस पे होती है। हमको लड़ाया जाता है, हमको, लेकिन हमें इतना समझदार होना चाहिए ना कि पूरा पॉलिटिक्स समझना चाहिए कि हमें लड़वाया जा रहा है। अभी आप देख लो, 7 से 8 साल पहले कितना अच्छा माहौल था, सब हिंदू मुस्लिम सब सारे सब एकता में रहते थे। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी आई, उसके बाद क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स, असल में गलती उनकी भी नहीं है, उन्हें वोट बैंक ही उनको इसी पे मिल रहा है। तो ये सब तो कहने का मतलब है, अगर एक दो शब्दों में ये बोले, ये भी एक तुष्टीकरण है। जी सर। और मेन चीज़ क्या होती है, जब लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसेंगे, लड़ाई धर्म के धंधे में घुसेंगे, तो अब वहाँ पे आप पढ़ाई की बात तो कर ही नहीं सकते, डेवलपमेंट की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ उन्हें चाहिए कि धर्म का धंधा वो कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट की वहाँ पे कोई बात नहीं होगी। किसी को ये चीज़ नहीं चाहिए, अभी सबको यही चाहिए। जो आजकल का यूथ है वो यही चाह रहा है कि एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाए, और इससे ज़्यादा किसी को चाहिए एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए। और आज के टाइम में गवर्नमेंट एजुकेशन तो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई है, और प्राइवेट सेक्टर पे सब जाता जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट पे जा रही है। हो सकता है थोड़े दिन बाद जो थोड़ा बहुत बचा कुचा एजुकेशन, वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। प्राइवेटाइज हो जाएगा। और सरकार से निवेदन है कि मतलब आप कुछ ऐसी गरीब स्कीम बढ़ ही नहीं निकाल सकता फिर। जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, लाइक हम 3 भाई हैं, तो सर कोई भी माँ बाप हो, एकदम सब अमीर नहीं होते, बिल्कुल सही बात। सब मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे 3 भाई हैं जी। तो मेरे माँ बाप को तीनों का बराबर देखना है, उनकी फीस, उनके खर्चे हैं, और मेरे कॉलेज के यहाँ मेरे रहने के खर्चे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है, मोदी जी से, कि कुछ ऐसी बच्चों के लिए स्कीम लाई जाए कि उन्हें थोड़ा सा मतलब 4-5 हज़ार का मुआवजा मिले, वो अपने एक्सपेंस एटलीस्ट रेंट का तो दे दें, मतलब घर वालों पे बर्डन ना पड़ना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामायण में ये कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही नहीं, स्वयं भगवान नारायण ने भी ये कहा है कि सृष्टि का अंत हो जाए तो उसका निर्माण हो सकता है, पर अगर विश्वास टूट गया तो वो उसका निर्माण नहीं हो सकता। मैं शैलेश संजीवा, कैमरामैन तारिक के साथ अब आपसे विदा चाहता हूँ।